तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि ये पॉइंट जो आर पॉइंट है ये आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम या M1 बोलो, इसको क्या बोलोगे, M2 बोलोगे। हाँ, मतलब यहाँ पे जो M1 to M2 जो रेशियो है, दिस पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ PQ, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल साइड में लाई करता है। इंटरनल में क्या होता है कि P और Q के बीच में आ रहा है। तो ये तो सिंपल प्लस प्लस फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बीच से माइनस आता है, तो कैसे होता है ये, तो इसमें मैंने क्या बोला था, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे नहीं होता, इसको याद कैसे करते हैं, सुनो। इसके बगल में ये बैठे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे नहीं करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन दूसरे वाले से करते हैं, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं। अब इस तरह निकला फॉर्मूला। यहाँ पे देखो M2 का मल्टीप्लीकेशन x1, M2 का मल्टीप्लीकेशन x1, तो क्या हो जाएगा इसका, इस R का जो एब्सिसा हो जाएगा M2x1 माइनस M1x2 डिवाइड बाई M2 माइनस M2x1, क्योंकि ये फार साइड में है, दूर साइड में, M2x1, इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ऐसे ही, M2y1 माइनस M1y2 अपॉन M2 माइनस M1। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है, समझ में आया। इस केस में इंटरनल डिवीजन में मिड पॉइंट एक स्पेशल केस होता है। मिड पॉइंट में क्या होता था फॉर्मूला, तो यहीं पे लिख लो, स्पेशल केस एक हो गया जो कि मिड पॉइंट केस है। इसमें बेसिकली M1 और M2 का रेशियो क्या हो गया, 1:1 होता है। मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई, ठीक है। एक्सटर्नल का मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, मिड पॉइंट तो 20 हाँ, डिवाइड बाई 2, ये M1 और M2 1 1 रख दो, 1 1 AB 1 1। अब मिड पॉइंट तुम्हारा इंटरनल का होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताया गया था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, पढ़ना, ठीक है, लिख दो, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो। मैं तो बता देता हूँ, तुम लोग दोबारा नहीं पढ़ोगे तो भूल गए होगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कि कोई भी अगर 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ये मान लो x1 y1, ये मान लीजिए आपको x2 y2, ये आपको x3 y3, मान लो ट्रायंगल आपका PQR है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, हाफ, हाँ, x1 x2 x3, ठीक है, लिख दो, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस, और इसका हम लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं, ये हो गया एरिया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मेरा घर -1400 स्क्वायर फीट है, नहीं बोलोगे, हमेशा एरिया क्या रहता है, रहता है। बाकी इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत बताया ही नहीं, क्या कहीं तो बताया, ये क्रॉस प्रोडक्ट सर, ऐसे मत बोलो, तुम लोग नहीं बताया। ये आपका हो गया डिटरमिनेंट फॉर्म में। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में देखो, अभी इसको एक्सपैंड करोगे तो यही चीज आती है, अभी दिखा दो। ये x1 y1 पॉइंट हो गया, देखो पहला पॉइंट, दूसरा, हाँ, तो ये 1 1, ये बता रहा, लिख लो पहले,
ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताया था तुम लोग को, वो क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कैसे होता है, जैसे मान लो तुमने x1 को लिया, देखो इसका एक्सपेंशन रो या कॉलम कैसे भी कर सकते। मान लो मैं कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये देखो x1, ठीक है, जिस एलिमेंट को मैंने पकड़ा है उसका रो और उसका कॉलम टाइप कर दो, हटा दो उसको, क्या बचेगा। अब इसको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस y2 इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इसको मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा ये y2 माइनस लीनियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। हाँ वही होगा, ठीक है, वेक्टर में भी किया गया था, ये समझ में आया। हाँ जब वेरिएबल तो मैंने बताया था तब लगाते हैं, इसको एक्सपेंड किया, उसके बाद x2 से एक्सपेंड करो, जान तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसको डिटेल में बाद में बताएंगे। x2 लोगे तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, ये रो ये कॉलम हटा दो, तो क्या बचा, ये रो पूरा हटा दो और ये कॉलम हटा, तो क्या बचा y1 1 y3 1, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस, लास्ट वाला तुम x3 लिखो, x3 हटा दो, y1 माइनस y2, यहां माइनस कॉमन कर लो, दोनों चीज सेम ही। चलो नेक्स्ट, ये डिटरमिनेंट, हम लोग डिटरमिनेंट में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आया था, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, कि अगर इसी ट्रायंगल से जो एरिया बन रहा है उस एरिया की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। उसको लिख लो, स्पेशल केस करके नोट करके लिख लो। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कब कोलिनियर कहलाएगा ये, जब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू क्या रहेगी, क्लियर, टिल नाउ क्लियर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसके भी बराबर है, ध्यान देना है, इसको ऐसे भी लिख लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डिटरमिनेंट पे रो कॉलम को तुम स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, देखो सारे रो सारे कॉलम को मैंने क्या कर दिया है, रो बना दिया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम वैल्यू आएगी, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा, क्योंकि लास्ट में पूरे का मॉड लग जाता है, मॉड भी लगा लो, बड़ा सा मॉड, दो लाइन खींची गई है, ये डिटरमिनेंट वाली लाइन है और ये मॉडुलस वाली लाइन। जब x निकालेंगे तो इसका हटा देंगे, हाँ 1/2 रहेगा है तो, हाँ यहाँ रहेगा 1/2, ये तो मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखाया है, ये 1/2 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया था। और स्पेशल केस आपने ये लिख लिया, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये वैल्यू 0, यहाँ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है ना, 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, एरिया तो 0 हो गया 0 हो जाएगा। अब अगला हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ब्रैकेट में ग्रेडियंट लिख लो, ग्रेडियंट, हेडिंग डालो स्लोप ऑफ ए लाइन, या स्लोप के बाद लिख लो ग्रेडियंट। देखो स्लोप क्या होता है, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से, देखो ये एक एक्स होता है वाई, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से दो एंगल फॉर्म करती है, कि ये करेगी कि ये करेगी, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है थीटा, इसी को हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, भाई लाइन ऐसे शुरू हो रही है, घूमते गए घूमते गए घूमते गए, 360 नहीं आएगा ना, क्योंकि 180 के बाद क्या होगा,
फिर वही चीज हो जाएगी ना। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा ये बताओ? 0 से 360 तो नहीं करेगा ना, क्योंकि 180 के बाद फिर लाइन घूम के वही हो जाएगी। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसका मतलब थीटा इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अब किसको बोला गया इंक्लिनेशन? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। नहीं लिखना चाहो तो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन होगी। हाँ लिख लो, हेडिंग डालो प्लीज, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन हेडिंग डालो, उसमें फिगर बनाओ और लिखो इंक्लिनेशन पहले क्या होता है। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? थीटा निकल गया। इसी थीटा का जो tan, हाँ लेकिन स्लोप ये तो इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप को हम m बोलते हैं, m tan थीटा। इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट tan, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, या इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई, लिख लो नोट करके, इफ थीटा इज 90 तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटिव मैथ्स के लैंग्वेज में डिफाइन, हाँ तो लिख लो स्लोप इज नॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन और लिखो, क्या लिखोगे? m tan थीटा, थीटा की वैल्यू कभी भी 90 नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू 90 नहीं होती, लेकिन थीटा 90 होता है, ध्यान देना। थीटा की वैल्यू 90 नहीं होती, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखे हो? tan थीटा। वो tan 90 आपका डिफाइन नहीं है, लेकिन थीटा आपका 90 होता है। जिसका थीटा 90 है उसका स्लोप आपका डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर हो गई एक्स एक्सिस के। इसका मतलब कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर? वेरी गुड। अब अगला हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन when coordinates of any 2 points, slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, बना लो फिगर, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 पॉइंट आपको दे दिए गए। अब आपसे बोला गया स्लोप निकालिए इस लाइन का, तो क्यू का या फिर ओरिजिन या फिर एक्स एक्सिस, लाइन पी क्यू, लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू? उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। आपको निकालना क्या? ये थीटा निकालना है, इसी का थीटा निकाल लोगे तो इसी का tan थीटा निकाल लो, यही तो होता है। अब ध्यान से देखो, ये x2 y2 का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? x2। ये डिस्टेंस कितना है? y2। ऐसे यहां से बताओ ये कितना है? वेरी गुड। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का? ये पूरा कितना? x1। ये आपका x1 माइनस x2 हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला डिस्टेंस, इसको m बोल लो, y1 माइनस, अच्छा ये अगर थीटा होता है, ये एंगल कितना होगा? ये परपेंडिकुलर ही है सर, थीटा। तो यहां से इसका tan क्या होगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो m की वैल्यू क्या होगी? y1 माइनस y2 अपॉन
x1 माइनस x, या इसी को लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये अगर 2 पॉइंट दिया है उस लाइन का स्लोप आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो डायरेक्टली। समझ में? लिख लो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन पैरेललिज्म, पैरेललिज्म एंड दो लाइन कब पैरेलल होती है और परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, सही है ना? अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, पैरेलली, अच्छा ई बीच में ई है, ये पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, ऑफ लाइंस इन बुक में लिखा है इसलिए बोल दे रहे हैं पूरा, तो कंफ्यूज ना हो कल को क्या नया। तो बेसिकली दो लाइन पैरेलल कब होती है और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, हमको इसका कंडीशन देखना है। देखो ध्यान से, पहले पैरेलल वाला कर लेते हैं। मैं पैरेलल ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? सबसे बढ़िया पैरेलल ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है। तो पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होती है? देखो एक लाइन क्या टेलर, मतलब पैरेलल, उसको लिख दो, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरा कहना है ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, इसका स्लोप क्या होगा? m1 तुम्हारा क्या होगा? tan अल्फा, और दूसरे का स्लोप क्या होगा? दोनों पैरेलल अगर होगा, अल्फा क्या होगा? बीटा के इक्वल होगा, इसका मतलब tan अल्फा क्या होगा? इसका मतलब m1 किसके बराबर होगा? ये कंडीशन किसकी हो गई? पैरेललिज्म, लाइंस आर पैरेलल। So when the slopes of two lines are equal, then lines are parallel. अब दूसरा लिख लो परपेंडिकुलर, टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? हाँ देखिए, हाँ लिख लो, कंडीशन हमको ड्रॉ करनी है, वो याद रखिए। ठीक है, परपेंडिकुलर की देख लो, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। देखो मान लो एक लाइन तुम्हारा ये है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके बीच का एंगल कितना है? 90। इसको अल्फा मान लो, बीटा किसको माने? इसको माने, किसको माने? परपेंडिकुलर। हाँ, दो लाइन, एक लाइन L1 एक लाइन L2, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। कंडीशन ड्रॉ करना है हमको, तो हमको tan निकालना है ना, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए तो ये इसको बीटा लेंगे, स्लोप चाहिए ना हमको, स्लोप हम, हाँ ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हमको कंडीशन निकालना है। m1 क्या हो जाएगा यहाँ से? tan अल्फा, मान लो लाइन 1 है, और m2 क्या हो जाएगा? tan बीटा। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, बाय डेफिनेशन हो गया tan अल्फा tan बीटा। क्लियर है? अब रिलेशन क्या होगा अल्फा और बीटा में? ये इन दोनों का एक्सटीरियर है, इसका मतलब अल्फा प्लस 90 की वैल्यू क्या होगी? बीटा। दोनों तरफ tan ले लो जरा, तो tan 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ये tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा टेंथ में चलते हैं, टेंथ में चलते हैं। tan 90 माइनस थीटा टेंथ में क्या बताया गया था? वो छोड़ दिया गया था तुम लोग को, वो भी सिलेबस से बाहर था। कॉट थीटा, हाँ तो tan का को टेंजेंट बनेगा ना इसका, को फंक्शन, तो माइनस अल्फा। सही है? यहाँ पे समझ आया? इसको लिख सकते हो क्या चीज? -1/10,
ये चीज क्या लिखी है, 1/8 tan अल्फा क्या M1 और tan बीटा क्या है M2। तो यहाँ से दो कंडीशन आपको दिख रही है, क्या दिख रही है, M1 इंटू M2 की वैल्यू -1। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होगी। तो कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अब देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन टू लाइन्स मतलब ये दो लाइन है। मान लो मैं ये एक्सिस बना दे रहा हूं, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। देखो कभी भी दो लाइन क्रॉस करती है तो एंगल किसको बोलेंगे, इंटरसेक्शन। कितने एंगल बन रहे हैं, एक की, दो की, तीन की, चार, टोटल 4 बन रहे हैं। इसमें बेसिकली 2 पेयर्स बन रहे हैं। बेसिकली ये जो तुम्हारा अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों थीटा होगा और ये कुछ और होगा। वो जो कुछ और होगा बड़ा क्लियरली बता सकते हो क्या है, 180 मतलब 5 सप्लीमेंट्री। ठीक है, थीटा 5 समझ में आ गया। अच्छा ये एंगल ले लो आप α1, एक एंगल ले लो अल्फा, मतलब ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। इसका मतलब M1 की वैल्यू हो गई tan α1, M2 की वैल्यू आपको निकालना क्या है, हेडिंग क्या डाले हो, नहीं पता है, क्या निकालना आपको, मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, थीटा या फाई। थीटा निकाल लोगे तो फाई निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर, ये थीटा हो गया। कोई रिलेशन दिख रहा है थीटा α1 α2 में, एक्सटीरियर एंगल, क्या तुम ट्रायंगल से घुमा के कर दो, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लगाओ जरा प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल, क्या होगी, α1 प्लस थीटा की वैल्यू हमको निकालना, किसको लिखेंगे, थीटा। थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस, ठीक है, यहाँ तक दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, α2 अल्फा नहीं पता मुझे, स्लोप पता है, तो क्या करेंगे, tan ले लेते हैं, एक टेंजेंट बोथ, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1। फॉर्मूला याद है, tan a माइनस b का, tan α2 माइनस tan α1 अपॉन 1 प्लस, अब जरा वैल्यू पुट कर दो जरा, tan α2 की वैल्यू M2 माइनस M1 अपॉन ये tan थीटा हो। तो अगर ये वैल्यू निकल गई तो आप यहां से थीटा निकाल सकते हो। तो अगर tan थीटा निकल गया तो फाई कैसे निकलेगा, थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है, 180, तो फाई कितना है, 180 माइनस थीटा, तो tan फाई कितना, tan 180 माइनस थीटा। याद है फार्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, तो tan फाई किसके बराबर है, माइनस, तो tan फाई जो होगा वो माइनस ऑफ M1 माइनस, नहीं क्या लिखा था, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1। समझ में आ गया था, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे क्यों हो रही, देखो ध्यान से, अगर M2 की वैल्यू M1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पूरी वैल्यू। अगर M2 की वैल्यू M1 से मान लो बड़ी है, ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये tan फाई क्या आएगा,
नेगेटिव। tan थीटा जब पॉजिटिव आता है इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी कि ऑब्ट्यूज होगी? एक्यूट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब एक एंगल ऑब्वियसली एक्यूट होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। एक एंगल एक्यूट होगा तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। अब ये वैल्यू भाई ये तो नहीं पता ना कौन बड़ा कौन छोटा है, ये तो पता नहीं M2 बड़ा है कि M1 बड़ा है। ये वैल्यू कल को क्या आ सकती है? प्लस भी आ सकती है, ये माइनस भी आ सकती है। इसलिए हम लोग सेफ साइड में रहने के लिए ना क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2 लिख देते हैं। इससे क्या फायदा है कि वो थीटा जो आएगा वो गारंटीड एक्यूट आएगा। एक एक्यूट आ गया तो दूसरा ऑब्ट्यूज निकाल लो तुरंत ही इस फॉर्मूले से 180 माइनस करके। इस तरह दो लाइन के बीच में आप एंगल्स को निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो फॉर्मूला है दो लाइन के बीच में एंगल देता है, तो जो इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था वो बेसिकली इसी का स्पेशल केस था। कैसे? अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक बार रख के चेक करते हैं क्या हमने जो पढ़ा था वहां पे सब सही था। यहीं से देखो स्पेशल केस, दो केस बन रहा है। क्या बन रहा है? पहला केस थीटा की वैल्यू 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है? लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से क्या कंडीशन आपको दिख रहा है? ये इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या आएगा यहाँ से? M1 इक्वल टू, यहाँ से भी आएगा। दूसरा देखो थीटा अगर 90 है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ऐसे बोल सकते हो, यहां से देखो जरा, थीटा अगर 90 है कंडीशन क्या आएगी? हाँ, इसका मतलब ये 90 हो। ये 90 मतलब कि ये चीज आपका नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड कब होता है कोई भी चीज? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। कभी भी डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई तो थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो थीटा, इसका मतलब कंडीशन यहाँ से क्या लग रहा है? M1 M2 प्लस 1। इसका मतलब M1 इंटू M2 की वैल्यू, यही हमने पढ़ा था वहां पे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये बहुत बार आएगा, कोलिनियरिटी तुम्हें हर जगह प्रूव करना है। क्लास 10th में प्रूव किए थे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।